प्रदेश की सियासत में इस वक्त उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। खासकर सत्ताधारी पार्टी के लिए ये चुनाव चुनौती बनता जा रहा है और जिस तरह से सपा बीजेपी पर बढ़त बनाते दिख रही है, उसे देखते हुए यूपी की सत्ता बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं अंशुता श्रीवास्तव हाजिर हूँ स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, इस समय यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है। आधी आबादी के बाद अब कांग्रेस ने युवाओं को साधने की कोशिश कर दी है और मुद्दा उठाया है बेरोजगारी का, जिसमें राज्य की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, दोनों ही फेल नजर आई हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसके अनुसार देश में बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इनमें महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या 5 करोड़ 30 लाख रही। इनमें से महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 70 लाख है। अब कांग्रेस ने एकदम सही निशाना लगाया है। खैर, ये तो बात हुई कांग्रेस के दांव की, लेकिन आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे चुनौती भरे चरण की, और वो चरण है यूपी चुनाव का दूसरा चरण, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दरअसल बीते दिन यानी 21 जनवरी से उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रुहेलखंड और आसपास के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार 22-23 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण इन 3 दिनों में नामांकन नहीं होंगे। उम्मीदवार 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि नामांकन फॉर्म की जांच 29 जनवरी तक होगी और उम्मीदवारों के पास 31 जनवरी तक नामांकन वापस लेने का समय है। इस लिहाज से दूसरे चरण के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल के लिए सिर्फ 5 दिन मिले हैं। पहले दिन आमतौर पर बहुत ही कम लोग नामांकन फॉर्म भरते हैं। अब 4 दिन का ही समय बचा हुआ है। दूसरे दौर की सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के लिए दूसरे चरण का मतदान इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है? वैसे तो अखिलेश की बढ़ती मजबूती को देखते हुए यूपी की सियासत में अभी जो भी समीकरण बन रहे हैं, उसके आधार पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन दूसरे चरण में ये मुकाबला ज्यादा कठिन नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके लिए हमें दूसरे चरण में जो सीटें हैं उन पर बीजेपी की स्थिति को समझना होगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यूपी में दूसरे चरण में किन सीटों पर चुनाव होगा। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो वो 9 जिले हैं: बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर। अब इन 9 जिलों में जो कुल 55 विधानसभा सीटें हैं वो आपको बता दें कि बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर, मनेहारन, गंगोह, नजीवाबाद, नगीना, बिजनौर, चांदपुर, नूरपुर, कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी, बिलारी, चंदौली, असमौली, संभल, स्वार, चमरौआ और बिलासपुर, रामपुर, मिलक, नौगवा, सादात, अमरोहा, हसनपुर, गुन्नौर, बिसौली, सहजवान, बिलसी, बदायूं, शेखपुर, दातागंज, बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फतेहपुर, बिठारी, चैनपुर, बरेली, बरेली कैंट, अंबाला, आंबला, कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुवाया, शाहजहांपुर और ददरौल हैं। तो ये तो हुए 55 सीटों के नाम जहां पर दूसरे चरण का मतदान होना है। अब बात करते हैं अपने अहम सवाल पर कि आखिर क्यों बीजेपी के लिए दूसरा चरण सबसे ज्यादा चुनौती बना हुआ है। तो इसका जवाब है कि दूसरे चरण में मतदान वाली 55 सीटों में से ज्यादातर में मुस्लिम आबादी की बहुलता है और चुनावों के दौरान बरेली और सहारनपुर के मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी सक्रियता बढ़ जाती है, जिसे देखकर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर 300 पार का नारा दे रही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इन सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तो तय है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में बीजेपी किसानों की नाराजगी झेल रही है, जिसका असर इस चरण में भी पड़ सकता है। और बीजेपी से लोगों की नाराजगी का छोटा सा नमूना देखने को मिला था खतौली में, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और पार्टी उम्मीदवार विक्रम सैनी बीजेपी उम्मीदवार की चुनाव प्रचार के दौरान उस समय फजीहत हो गई जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र के मुनब्बरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्हें लोगों ने खदेड़ दिया। ग्रामीणों में विधायक के खिलाफ इतना गुस्सा था कि उनके आने की खबर मिलते ही लोग एकत्रित हो गए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीण का आक्रोश देखने के बाद बीजेपी विधायक को वहां से हाथ जोड़कर निकलना पड़ा।
पूरी घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके अलावा इन सीटों पर बीजेपी कमजोर है, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, क्योंकि पिछले चुनावों के नतीजे ये दर्शाते हैं कि बीजेपी इन सीटों पर कमाल नहीं दिखा पाई थी। दरअसल साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 55 सीटों में से 38 सीटें बीजेपी को, 15 सीटें समाजवादी पार्टी को और 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। सपा के खाते में आई 15 सीटों में से 10 पर पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस के साथ, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया था। दोनों ही चुनावों में इन 55 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले गठबंधन की सियासत को ज्यादा फायदा मिला था। 2017 विधानसभा चुनाव में जहां सपा और कांग्रेस को कुल 17 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 11 सीटों में से 7 सीटें बसपा सपा गठबंधन के हिस्से में आई थी। इनमें से 4 सीटें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा पर बसपा जीती, जबकि सपा को मुरादाबाद, संभल और रामपुर में 3 सीटों पर जीत मिली थी। इससे एक बात साफ है कि इस गढ़ में मुस्लिम, जाट और दलित मतदाताओं के गठजोड़ का फॉर्मूला कामयाब हुआ था, जिसे देखकर समझना आसान है कि बीजेपी के लिए यह चरण चुनौती भरा आखिर क्यों है। आपको बता दें कि मुस्लिम और दलित में तो वैसे ही बीजेपी का कोई खास प्रभाव नहीं है, तो वही किसान आंदोलन के बाद से जाटों ने भी बीजेपी से किनारा कर लिया है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और महान दल के केशव देव मौर्य का समीकरण मजबूत साबित हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगा दिया है। बहरहाल स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य अभी बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं और उन्होंने दल छोड़ा नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद से संघमित्रा के बीजेपी के लिए तेवर कुछ तल्ख हो गए हैं। उधर कांग्रेस भी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। मुसलमानों के धार्मिक गुरु और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। उधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस अंचल की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा बात करें बीएसपी की, तो उसने भी इस इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और अपनी सक्रियता भी बढ़ाई है। यानी मुस्लिम बहुल इलाके में बसपा, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर ही दांव खेला है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी में सक्रिय राष्ट्रीय लोकदल और महान दल के साथ सपा ने गठबंधन किया है। सपा के सहयोगी दल रालोद का जाट समुदाय के बीच सियासी प्रभाव माना जाता है, तो महान दल का शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, कोयरी बिरादरी में असर है। इसी समाज के प्रभावी नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अब सपा के साथ आ गए हैं। इस तरह से दूसरे चरण में सपा ने अपना मजबूत कॉम्बिनेशन बनाने की कवायद की है। अब ये सभी समीकरण दर्शा रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस चुनौती को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका कोई दांव काम करता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर छोटे दलों से गठबंधन कर मजबूत हो चुकी सपा ने पहले ही बीजेपी की हवा टाइट कर रखी है और बची कुची कसर दूसरी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर दी है। यानी पिछले चुनावों के मुकाबले बीजेपी के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में भी दूसरे चरण के मतदान में चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।